लास्ट वीडियो में हमने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम से होने वाली जो भी डिजीज थी लाइक अस्थमा जो है अफेक्ट कर जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मान लो कुछ भी हो रहा है तो उससे क्या डिजीज जो डेवलप हो रही है, सांस में दिक्कत आने वाली है, जो भी है हमने जितना भी था अस्थमा सीओपीडी वो अपने कवर कर लिया है। ब्लॉकेज हो जाना, नैरोइंग हो जाना ट्रैकिया वगैरह में, ठीक है, तो वो हो चुका है। अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। इसमें ही सी पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम, इसको हम कवर करेंगे। सो गाइज वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको बताया है कि मैंने नोट्स जो है प्रोवाइड किए, तो आप वहां से जाओ टेलीग्राम पे, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। प्रॉपर नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के, सेकंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, डिप्लोमा के, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि देखो वीडियोस प्रॉपर नोट्स के साथ होता है, मेरे तो थोड़ा बोलते हैं ना कि एफर्ट्स लगता है बनाने में। सो गाइज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि साथ साथ मैं ये भी बोलूंगी आपको कि अगर होता है ना कि थोड़ा डिले हो जा रहा है वीडियो में, तो अपनी तरफ से भी थोड़े बहुत टॉपिक्स को प्रिपेयर किया करो। हालांकि वो आपको बाद में मिल जाएंगे, बट थोड़ा आप जहां से भी, जिस सोर्स से, यूट्यूब से या इंटरनेट से, आपको जहां से भी मिले आप अपना टॉपिक कवर कर लो, उसके बाद इसमें से भी देख लो। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी चीजें, वहां बस थोड़ा तरीका अलग होगा, बट चीजें सारी सेम ही रहती हैं। तो आप यहाँ से भी देख लोगे तो और अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बुराई नहीं है, अपनी तरफ से भी कर लिया करो। चलो देखते हैं। और हाँ, एग्जाम टाइम में देखना, आपको ज्यादा से ज्यादा बोलती हूँ ना कि आपको सारी चीजें कवर होके मिल जाएंगी। चलो वैसे भी थोड़ा टाइम तो खा ही लिया है मैंने, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, देखो कोई भी अगर नया बंदा देख रहा है वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंडोक्राइन सिस्टम, तो क्या होता है ये एंडोक्राइन सिस्टम? नाम से आपको समझ में आ रहा है कुछ? नहीं, चलो बता दो क्या है ये। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है कि ग्लैंड है, यहाँ पे ग्लैंड से रिलेटेड एक नेटवर्क है, पूरा जाल सा है ग्लैंड्स का, जो क्या कर रहे हैं, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो टाइप्स के होते हैं ना ग्लैंड्स, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। तो एक्सो क्या है, जितना भी जूसेस वगैरह है बॉडी में, फ्लूइड वगैरह बोलते हैं ना, जूस वगैरह है, वो हमारा बॉडी में कौन सिक्रीट कर रहा है? एक्सोक्राइन सिस्टम। अब यहाँ पे लाइक कौन कौन से, जैसे HCl हो गया, जो भी है सब एक्सोक्राइन से हमारा रिलीज हो रहा है। अब एंडोक्राइन से हमारा क्या है? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। क्या बनेंगे? हॉर्मोन्स, ठीक है। तो देखो जो इसका नाम है वो बता रहा है एंडोक्राइन। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, क्राइन का मतलब है क्रीनिन, ठीक है। क्रीनिन यानी कि कुछ सिक्रीट करना, ठीक है। तो एंडोक्राइन को हम कह सकते हैं कि ये वो ग्लैंड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर रहे हैं, ब्लड में निकाल रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या है? एक केमिकल मैसेंजर है। जो, अब मैसेंजर क्या होता है? कोई भी मैसेज आगे पहुंचाना, हाँ। तो ये केमिकल मैसेंजर है जो आगे रेगुलेट करेगा, चलाएगा बहुत सारे काम को, बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को। कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं वो? या तो प्रमोट करेगा ग्रोथ को, बॉडी की ग्रोथ करवाएगा। मेटाबॉलिज्म यानी जो भी हमारा डाइजेशन हो रहा है, चीजें टूट रही है, मेटाबोलाइज हो रही है, उसमें भी हेल्प करेगा हार्मोन। मूड वगैरह चेंजेस हो रहे हैं, अच्छा बुरा मूड, सब हार्मोन से का ही खेल है। मेजर ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं जहां से हमारे बेसिकली मेन हार्मोन्स निकल रहे होते हैं? एक तो पिट्यूटरी हो गया, ठीक है, मास्टर ग्लैंड बोलेंगे इसे, यहाँ से ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं। थायराइड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, और एक पेनक्रियास हो गया, ठीक है। तो अगर एंडोक्राइन सिस्टम हमारा जो है, इसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए, डिसरप्शन आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उससे क्या होगा? काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, लाइक डायबिटीज हो गया, थायराइड डिसऑर्डर हो जाता है हमारा। थायराइड में भी दो टाइप है, या तो थायराइड जो होगा कम हो जाएगा, या थायराइड जो है बढ़ जाएगा, लाइक क्या बोलेंगे उसे, हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो जिसमें अब हम डायबिटीज को पहले कवर करेंगे। क्या समझते हो आप डायबिटीज से? आपने बहुत क्या कहते हैं, सुना होगा लोगों से कि शुगर बढ़ गया है हमारा, तो है ना, कि बोलते हैं कि भैया ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। बेसिकली आप हर किसी के मुंह से सुनोगे शुगर बढ़ गया है, बस उनको इतना ही पता होता है। तो बस आपको यही टर्म अब यूज नहीं करनी है कि शुगर बढ़ जाता है। इसमें हमें क्या बोलना है यहाँ पे कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक तरीके से डिजीज या डिसऑर्डर भी बोल सकता है, जो जेनेटिकली हो रहा है, जो ठीक नहीं हो सकता है ना, बस कंट्रोल किया जा सकता है इसको। तो डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जो क्या करती है, जिसमें बॉडी जो है अफेक्ट हो जाती है, बॉडी अच्छे से बना ही नहीं पाती है इंसुलिन को, या फिर अगर बन भी रहा है तो उसका बॉडी जो है यूज नहीं कर पाती है। डायबिटीज बेसिकली अब हम क्या कह सकते हैं, किसकी वजह से हो रहा है? इंसुलिन की वजह से हो रहा है। इंसुलिन में दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से डायबिटीज हो रही है। अब हम पहुंचेंगे कहाँ, जड़ तक। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? हमारा एक हार्मोन है
जो कि कहाँ से निकल रहा है, पैनक्रियाज से। अब पैनक्रियाज में हमारे बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, किस जगह पे, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पे, ठीक है, यहाँ पे बीटा सेल्स हैं और बीटा सेल्स हमारे पैनक्रियाज में है। तो बीटा सेल्स से क्या बन रहा है, कौन सा हार्मोन निकल रहा है, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या हो जा रहा है, डायबिटीज हो जा रहा है। तो कभी नहीं भूलना है इसको। अब रोल क्या है, देखो ब्लड, अब बोलेंगे कि इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है। और अगर इंसुलिन ही नहीं काम कर पा रहा है तो ब्लड शुगर, मतलब कि ब्लड में शुगर का लेवल कौन कंट्रोल करेगा। और जो शुगर है ब्लड में वो क्या काम करती है, हमारे जितने भी सेल्स होते हैं ना बॉडी में, बॉडी सेल से ही बनी हुई है, तो हर सेल तक शुगर यानी ग्लूकोज के फॉर्म में पहुंचाना सेल तक कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है, ब्लड में ही पहुंचा दे रहा है वो हर सेल तक, ठीक है। तो अब जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा सेल्स तक, तो एनर्जी भी नहीं रहेगी बॉडी में, एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, थकान होगी, ठीक है। और जब शुगर जो है इंसुलिन लेकर ही नहीं जा पा रही तो क्या होगा, ब्लड में ही शुगर रह जाएगा, ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, तो उसी से क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा और एक और रोल होता है कि जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो लीवर में जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये भी कौन करता है, इंसुलिन करता है इसे भी, ठीक है। अब टाइप ऑफ डायबिटीज देखते हैं, कितने टाइप्स की है डायबिटीज। एक है हमारी टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब टाइप 1 नाम बता रहा है कि यहाँ पे इंसुलिन पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है, उस टाइप की डायबिटीज मेलाइटस होगा ये, ठीक। डायबिटीज भी देखो दो टाइप की होती है, एक डायबिटीज मेलाइटस होता है, एक डायबिटीज इंसाइपिडस होता है ना, यानी कि जो यूरिन में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाए तो वो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है। और यहाँ पे कहाँ पे बढ़ रहा है, ब्लड में, तो वो डायबिटीज मेलाइटस है। डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी कि देख तो एक तो ये चिल्ड्रन में और यंग पीपल में देखने को मिलती है, ठीक है, जुवेनाइल ऑनसेट भी बोला जाता है इसको। इसीलिए यहाँ पे हमारी जो बॉडी रहती है यार वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है इंसुलिन को। टाइप 2 डायबिटीज में उसको क्या कहते हैं हम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। NIDDM अकर्स इन ओल्ड एज, ये बूढ़े लोगों में होती है, इसीलिए हम इसे मेच्योरिटी ऑनसेट बोलते हैं, ठीक है। बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन, हमने भी ऊपर देखा था, या तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है या तो बॉडी इंसुलिन का यूज ही नहीं कर पा रही। तो इंसुलिन का यूज किसमें नहीं कर पा रही है, टाइप 2 में, इसीलिए ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, तभी हम इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कह रहे हैं, ठीक है। बॉडी डज नॉट यूज प्रॉपरली, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है यहाँ पे, ठीक। अब गेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है, यानी कि ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, गेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसमें हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से इंसुलिन में रेजिस्टेंस हो जाता है और जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। हाँ, हालांकि चाइल्ड बर्थ के बाद जो है ये वाली डायबिटीज खत्म हो जाती है, ये वाली दोनों जो है ये खत्म नहीं होती, सिर्फ इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसकी एटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं, यानी कि कैसे एक डिजीज का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वो पूरी हो रही है और उसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहला तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को रहा होगा, उसकी वजह से क्या डायबिटीज उसको होने के चांसेस ज्यादा हैं। जिसकी फैमिली में पहले से देखा होगा, किसी के पापा को है तो देखते हैं वहां बेटे को भी हो जाती है, ठीक है। तो हायर रिस्क इन इंडिविजुअल्स हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटो, ये क्या लिख रखा है मैंने, ऑटो, ऑटो वर्ड से क्या समझते हैं, यानी सेल्फ, जो खुद से हो रहा है ना। ऑटो इम्यून डिजीज है जो खुद के ही सेल पे अटैक कर दे रही है, यानी कौन से सेल होंगे वो, जो इंसुलिन बना रहे होंगे, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स को हमारी बॉडी खुद ही अटैक कर देती है, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज हो जाती है। ऑटो इम्यून अटैक ये भी वही चीज है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर तुरंत हमें सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं इस वजह से, जैसे एक्सेसिव थर्स्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, ठीक है, बार बार पेशाब करने के लिए जाना वो है, फटीग है, थकान हो रही है, तो ये क्या है, हमारी एटियोपैथोजेनेसिस है टाइप 1 के लिए। उसके बाद टाइप 2 के लिए क्या है, वही सेम जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है वहां पे। यहाँ तो ऊपर वाले में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई। अब पूरे डेवलपमेंट आप कैसे बता सकते हो, पूरा पैथोफिजियोलॉजी वगैरह बता दो कि इंसुलिन की कैसे कमी हो रही है और इंसुलिन कहाँ पे बन रहा है, इंसुलिन का काम क्या है, वो सब हमारा एटियोपैथोजेनेसिस में आ सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, या तो बहुत ज्यादा इंसुलिन बन रहा है तब भी वो काम नहीं कर रहा है, या फिर बीटा सेल डिस्फंक्शन हो रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, अगर कहीं पे भी डिस वर्ड लग जाए तो समझ लो वो तुम्हें नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि कुछ काम उल्टा हो रहा है ना, यानी कि फंक्शन वो नहीं कर पा रहा है। ठीक, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो अब मेन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे डायबिटीज के, चाहे वो टाइप 1 हो, चाहे वो टाइप 2 हो, या फिर गेस्टेशनल वाली हो। तो पॉलीयूरिया हो जाता है, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, यानी कि इंक्रीज्ड यूरिनेशन, यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा। पॉलीडिस्पिया यानी कि प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, है ना, इंक्रीज्ड हो जाएगी थर्स्ट। पॉलीफेजिया, इंक्रीज्ड एपेटाइट, यानी कि भूख भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और फैटीग एंड वीकनेस, थकान होगी, फैटीग मतलब थकान हो गया। सडन विजन चेंजेस देखते हैं कि किसी किसी में कैटरेक्ट वगैरह भी हो जाता है डायबिटीज की वजह से, मोतियाबिंद हो गया है ना, ये सारी, या विजन ही लॉस हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है पर्सन। स्किन डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि पानी की जो है बिल्कुल ही कमी हो जाती है, स्किन पूरी पानी उड़ जाता है स्किन का। स्किन वुंड्स जो होगा, यानी कि अगर कोई कट लग गया है, घाव हो गया है, तो उसको हील होने में बहुत समय लगता है, वो स्लो हो जाता है यहाँ पे। रिकरेंट इन्फेक्शन, अब यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यानी जल्दी से जल्दी होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज है ये, एक तरीके की, है ना, मतलब बोलते हैं ना कि ऑटो इम्यून अटैक होने लग जाता है, सेल्स खुद को ही खत्म करने लग जाते हैं, एंटीबॉडीज नहीं बन पाती हैं, तो क्या होगा, इन्फेक्शन बहुत जल्दी से जल्दी होता रहेगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि बिना दवा दिए हम कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे कि बैलेंस डाइट अच्छी रखो, डाइट अच्छी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग अच्छी हो, यानी कि ज्यादा भी नहीं लेना है कार्बोहाइड्रेट, लिमिटेड शुगरी फूड की हमें लिमिट रखना है, ज्यादा मीठा नहीं खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग साइकिलिंग ये सब देखना है, वेट मैनेज करना है, ज्यादा मोटा नहीं होना है। उसके बाद स्ट्रेस को मैनेज करना है, ब्लड शुगर चेकअप कराते जाओ, मतलब कराते रहना है। डायबिटीज की पूरी एजुकेशन देनी है कि भैया इसके ये क्यों हो रहा है, वही पूरा मैनेजमेंट अच्छे से बताना, बीमारी है क्या, ये सब तो डायबिटीज की एजुकेशन देना। उसके अलावा देखो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमारे क्या है, जैसे कि अब यहाँ पे हम मेडिसिन देंगे, अभी इंसुलिन की कमी हो रही है जैसे हमारे टाइप 1 में, तो इंसुलिन को हम किस रूट से देते हैं, देखो ये हमारा पैरेंटल रूट होता है, बाय सबक्यूटेनियस रूट से ये दिया जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है ये लोग सेल्फ ले लेते हैं, मतलब खुद ही लगा सकते हैं। रैपिड एक्टिंग में लिस्प्रो और एस्पार्ट है, शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर आ जाता है इंसुलिन, और लॉन्ग एक्टिंग में ग्लार्जीन और डेटेमिर है, मतलब आपको लिस्प्रो याद रहे, शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर आरएस करके याद कर लो। इंटरमीडिएट में एनपीएच होता है एक इंसुलिन के, ये नाम है सारे, है ना, इस फॉर्म में ये दिया जाता है, फॉर्मुलेशन है ये इंसुलिन की। ग्लार्जीन हो गया, डेटेमिर हो गया, अब ये जितने भी हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, ओरली दिए जाते हैं, ओरली जो ड्रग दी जाती है। ठीक है, तो उसमें बायोगोनाइड्स आता है, मेटफॉर्मिन हो गया, फेनफॉर्मिन हो गया, इसके अलावा सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, क्लोरप्रोपामाइड, टॉलब्यूटामाइड, ग्लिम्पिराइड, मैग्लिटिनाइड्स, रेपाग्लिनाइड, नेटेग्लिनाइड हो गया। ठीक है, ग्लिटिनाइड है तो ग्लिनाइड आ गया, है ना, रेपा नेटे, है ना। फिर उसके बाद थायाजोलिडीन डायोन्स हो गए, टीजेड बोल दो इनको, तो इसमें रोज पियो, है ना, लिम्का, तो रोजी ग्लेटाजोन हो गया, और एक क्या हो गया, पियो ग्लेटाजोन हो गया। ठीक है, उसके बाद अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है, एकार्बोज हो गया, और मिग्लिटोल हो गया, मैग्लिटोल। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ड्रग ये ना भी याद हो तो बस आप सिंपल भी अगर नाम लिख के आ जाओगे ना ड्रग्स के, कि इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, क्लोरप्रोपामाइड, बस इंसुलिन के आगे लिख देना ये हमारा पैरेंटल रूट से दिया जा रहा है, और सारे ओरल ड्रग्स के नाम अलग से लिख दो अगर आपको कैटेगरी नहीं पता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थायराइड डिसऑर्डर, इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं थायराइड डिसऑर्डर को भी थोड़ा जल्दी से। अब देखो, क्योंकि प्रॉपर बोलते हैं ना कि एकदम इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल रही हैं। थायराइड डिसऑर्डर जो है हाइपो और हाइपर दोनों की वजह से होता है, दोनों इसके अंदर आते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, देखो हाइपो का कहीं पे भी वर्ड आ जाए तो समझ लो ये लो है। थायरॉयडिज्म यानी थायराइड, थायराइड हार्मोन कहाँ से बन रहा है, प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड से बन रहा है, और जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, नेक में, गले में। ठीक है, और थायराइडिज्म, इज्म का मतलब है कंडीशन या फिर स्टेट, तो ये क्या है, एक अंडर एक्टिव थायराइड कंडीशन, यानी कि जहाँ पे थायराइड जो है अच्छे से नहीं काम कर पा रहा, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड हार्मोन्स का।
ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि अंडर वेट है, यानी कि भैया नॉर्मल वेट से कम है ना। ठीक है, तो ऐसे ही थायराइड के केस में अंडर एक्टिव थायराइड है हमारा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, थायराइड हार्मोन जो है इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं बन पा रहा है अच्छे से। तो T3 एंड T4 होते हैं। T3 का नाम होता है ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है। T4 जो होता है थायरोक्सिन बोलते हैं। अब देखो वही फिर से कि थायराइड की कमी की वजह से हो रहा है। अब हम देखेंगे थायराइड के काम क्या है। अब उसी की कमी हो रही है थायराइड हार्मोन की, अब उनका काम भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो फंक्शन क्या होता है थायराइड हार्मोन का, T3 T4 का, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि बॉडी जितना भी फूड है उसको कन्वर्ट करती है एनर्जी में। तो वो ही क्या हो रहा है, नहीं उसको बढ़ाना होता है थायराइड हार्मोन को। अब जब उसकी कमी होगी तो ये भी तो डिक्रीज हो जाएगा, BMR भी हमारा, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम है वो भी नहीं हो पाएगी अगर थायराइड की कमी है, थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज हार्ट रेट भी बढ़ाते हैं, इंप्रूव करते हैं कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट बढ़ेगा यहाँ पे तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, वो भी अच्छे से नहीं हो पाता। उसके बाद रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को अच्छे से रेगुलेट करते हैं ये, नर्वस सिस्टम को अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स की वजह से। अब टाइप ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है, अगर ये थोड़ा ज्यादा लगे तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, देखो नाम से ही पता चलेगा सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म है। तो अब सेंट्रल की जो चीजें यानी कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर हो गया है, जहां जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करता है किसके, थायराइड हार्मोन की। हाइपोथैलेमस में फेलियर हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है थायराइड हार्मोन का। ये हो गया सेंट्रल। सेकेंडरी में क्या होता है, सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड के फेलियर होने की वजह से होता है। सेंट्रल वाला हाइपोथैलेमस की वजह से भी होता है। टर्शरी और हाइपोथैलेमिक है, तो ये सिर्फ यहाँ पे हाइपोथैलेमस की वजह से सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, किसका, TSH का, क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ये सभी तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करवाते हैं, जहां से थायराइड हार्मोन निकलता है, ठीक है। सेंट्रल में दोनों आ जाएंगे, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, सेकेंडरी में सिर्फ पिट्यूटरी, टर्शरी को हाइपोथैलेमिक भी कहते हैं। एटियोपैथोजेनेसिस देखें तो मोस्ट कॉमन जो कॉज है हाइपोथायराइडिज्म का वो क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड विच डैमेज दी ग्लैंड सेल, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर वो हमारे डैमेज हो जा रहे हैं। किस वजह से, जैसे ही उसमें थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो रही है, जलन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज हो गया। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी हो रहा है, जिसको हम हाशीमोटोज डिजीज भी कहते हैं। हाशीमोटो डिजीज का मतलब क्या है कि जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे थायराइड टिश्यू पे अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और ग्लैंड में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारा ग्लैंड खराब होता जा रहा है। कौन सा, थायराइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें थायराइड के जितने भी टिश्यू है, थायराइड के जो सेल हैं वो हमारे अटैक हो रहे हैं ना। कौन अटैक कर रहा है, इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है, ठीक है। उसी को हम हाशीमोटोज डिजीज कहते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, यानी कि आयोडीन जो होता है वो एसेंशियल होता है किसके लिए, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए, और इस डेफिशिएंसी की वजह से T3 और T4 का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो जिससे हमें कौन सी देखने को मिलती है डिजीज, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की कमी हो जाती है, थायराइड हार्मोन। या फिर जो थायराइड की जो है सर्जरी हुई है ना, या रेडिएशन हुआ है, उसकी वजह से भी हमारी थायराइड हार्मोन नहीं बन पाते ढंग से। अब क्या है, देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे तो जितने भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे फैटीग हो गया, थकान हो गई, वेट गेन हो गया, ठीक है, ड्राई स्किन हो गई, ड्राई स्किन ब्रिटल हो गई, थिन हेयर हो गया, मूड चेंजेस, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट डिक्रीज हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है ना, कब्ज हो गया है, हाई BP हो गया, जॉइंट पेन या फिर स्टिफनेस हो गई है ना, हाथ पैर में बहुत। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखने को मिले तो एडिक्वेट रेस्ट, इसमें रेस्ट करो अच्छे से, इमोशनल स्ट्रेस को कम करो, मॉडरेट एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट लो, एनुअल लिपिड लेवल असेसमेंट। देखो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को तो आपने हर जगह यही लिख के आना है, थोड़ा डिजीज के बारे में सोचना है, उससे रिलेटेड लिख देना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या देते हैं, लीवोथायरोक्सिन दे दिया, लियोथायरोनिन दे दिया, कॉम्बिनेशन थेरेपी दे दी, T4 T3 की मॉनिटरिंग करो, है ना, रेगुलरली चेकअप करो, फॉलोअप लो, पेशेंट को एजुकेट कर दिया। फार्माकोलॉजिकल में भी लीवोथायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन सोडियम, ये सब दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अब हाइपरथायरॉयडिज्म का भी देख लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी इजी है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर में क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है थायराइड हार्मोन। हाइपरथायरॉयडिज्म को हम ओवर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं,
है ना। वहां पे क्या था, अंडर एक्टिव थायराइड था थायराइड ग्लैंड, अब यहाँ पे ओवर एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से थायराइड मेक्स एंड रिलीज हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है। ये किस वजह से होता है, ये ग्रेव्स डिजीज की वजह से होता है। ये भी एक इम्यून डिसऑर्डर है, जहाँ पे इम्यून सिस्टम जो होता है अपने ही एंटीबॉडीज को जो है बना देता है, मिस्टेकन गलती से एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा बनती चली जाती हैं कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, टीएसआई, और जो कि बिल्कुल टीएसएच के काम की तरह मिमिक करते हैं, बिल्कुल उसी के जैसे काम करने लगते हैं और थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज ध्यान रखनी है, जो कि क्या बना रही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, मतलब जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो जा रहा है, किसका, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोब्युलिन्स का। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, द बाइंडिंग ऑफ वही की टीएसआई थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स है, वो हमारे टीएसएच जो कि रिसेप्टर्स हैं, जहाँ पे कोई चीज जाके बाइंड होती है फिर वो अपना एक्शन शो करती है, तो वो अनकंट्रोल्ड स्टिमुलेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, जिसकी वजह से T4 और T3 बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं। ठीक है, अदर कॉज क्या होता है, मल्टी नोड्यूलर गोइटर हो जाता है, बहुत सारे यहाँ गांठ हो जाती है ना गले में, तो वो गोइटर होने की वजह से भी क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको पाल्पिटेशंस कहा जाता है, फीलिंग नर्वस फीलिंग आती है बहुत ज्यादा, वेट लॉस हो जाता है, इंक्रीज्ड एपेटाइट, डायरिया हो जाता है, विजन चेंजेस हो जाते हैं, मॉइस्ट स्किन हो जाती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आता है बैलेंस डाइट, अच्छी डाइट रखो, ठीक है, इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इंप्रूव रखो, वेट कंट्रोल में होना चाहिए, इंक्रीज हो जाए बोन डेंसिटी, इंप्रूव मूड को इंप्रूव करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, क्विट कर दो, स्मोकिंग छोड़ दो। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कि अब कौन सी हम ड्रग दे सकते हैं, तो एंटी थायराइड ड्रग दे दिया है ना, कि था जो थायराइड को रोकेंगे, जैसे कि प्रोपाइल थायो यूरेसिल हो गया, एक ही ड्रग लिखिए, इसी को ही याद कर लो। सर्जरी करवा दो, थायराइड एक्टोमी कर दो, यानी कि थायराइड ग्लैंड को रिमूव ही करवा दो, या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन दे देते हैं हम। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम में होने वाली डिजीज, डायबिटीज और थायराइड डिसऑर्डर। तो देखो डायबिटीज आपके एग्जाम में आना ही आना है, इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना। इसमें से हाइपो और हाइपर में एक तो पूछ सकता है, तो छोड़ना आपने कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जो भी वीडियोस अपलोड हों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला होता है टेलीग्राम का, वहां से जाओ, ज्वाइन करो, आपको सब चीज अपडेट मिलता रहेगा। सो थैंक यू।